दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर इस वक्त यहाँ पहुंची है चिड़ियों के शहर में, जो है फिरोजाबाद। सुहाग नगर के नाम से जाने जाने वाला ये शहर, इस वक्त यहाँ की जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 के चलते यहाँ की जो राजनीति है वो काफी रोमांचक हो गई है। इसका कारण भी कुछ ऐसा ही है। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जो है वो यहाँ से सांसद है, लेकिन इस बार बीजेपी की जो टिकट कटौती की लिस्ट है उसमें जादौन भी आ गए और उनकी जगह पे इस बार ठाकुर विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, वही ठाकुर विश्वदीप सिंह जो 2014 में बसपा की टिकट पर बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। वही उनके सामने समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव हैं और बसपा ने इस बार चुनाव के मैदान में चौधरी बशीर सिंह को अपना कैंडिडेट बना के यहाँ पे उतारा है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना यह है कि यहाँ की जनता इस बार किसे चुनेगी। दोस्तों, अगर हम फिरोजाबाद के राजनीति के इतिहास की तरफ नजर डालें तो हमें पता चलता है। दोस्तों, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस जिले से राष्ट्रीय महामार्ग 19 भी गुजरता है। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज विधानसभा है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद की जनसंख्या करीब 25 लाख थी। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के शुरुआती चुनाव के इतिहास को जब देखा जाए तो यहाँ एक पता चलता है कि यहाँ की जनता ने कभी किसी एक पार्टी को नहीं चुना है। अलग अलग समय पर इसने सभी पार्टियों को यहाँ पर मौका दिया है। दोस्तों, अभी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर टोटल 5 सीटें थी, जिसमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई और 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी को जो सीटें मिली उसमें टुंडला सुरक्षित और फिरोजाबाद सीट थी। वही समाजवादी पार्टी को जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज सीट पे यहाँ पर जीत मिली। दोस्तों, यहाँ पर पहली बार 1957 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर ब्रजबान सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की। ठाकुर ब्रजबान सिंह वही हैं जिनके बेटे ठाकुर विश्वदीप सिंह इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद 1977 से लेकर 1979 तक यहाँ के चुनाव में कांग्रेस ही टिकी रही, लेकिन साल 1991 से लेकर साल 1998 तक यहाँ पर बीजेपी के प्रभुदयाल कठोरिया सांसद बनकर चुनकर आए। 1999 में समाजवादी पार्टी के रामलाल सुमन ने यहाँ पर इस सीट को बीजेपी से छीन लिया और लगातार 2004 तक वो इस सीट पर बने रहे। 2008 में यहाँ पर इस सीट का परिसीमन हुआ और 2009 में यहाँ पर जो चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव यहाँ से भी चुनाव लड़े, लेकिन जो कि अखिलेश यादव 2 जगह से ये चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह से वो जीते, तो उसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दिए जाने के बाद यहाँ पर फिर से चुनाव कराए गए, लेकिन उस चुनाव में डिंपल यादव ये चुनाव हार गई और राज बब्बर यहाँ से चुनाव जीत गए और राज बब्बर के कारण ही इस सीट पर कांग्रेस को वापसी करने का मौका मिला। दोस्तों, 2014 में जो यहाँ पर आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी। इसमें समाजवादी पार्टी के जो अक्षय यादव थे उन्होंने बाजी मार ली और अक्षय यादव 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, यानी उनको 48.4% के वोट शेयर मिले। वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 38% का वोट शेयर मिला। इस चुनाव में टोटल 67% का वोट हुआ था। वही 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार यहाँ पर भाजपा के चंद्रसेन जादौन ने जीत हासिल की, उन्हें 4,95,000 वोट मिले। तो वही समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को 4,67,000 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, अब वर्तमान में यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इनका थोड़ा अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर जो ठाकुर विश्वदीप सिंह हैं वो खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता यहाँ से पहली बार 1957 में चुनाव जीत चुके हैं और ये ठाकुर विश्वदीप सिंह 2014 में बसपा की तरफ से भी चुनाव लड़े थे। अब ऐसे में देखना यह है कि जो यहाँ की फिरोजाबाद की जनता है वो इस बार किसे चुनती है, ठाकुर विश्वदीप सिंह को या फिर समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को या फिर इन दोनों के अलावा जो बसपा के चौधरी बशीर हैं उनको। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सरफराज नाम है। मोहम्मद जी, क्या करते हैं आप? मेरा चूड़ी का कारोबार है। अच्छा, आप भी चूड़ी का कारोबार करते हैं? क्या लगता है इस बार यहाँ पर क्या माहौल है? क्योंकि ऐसा है, हम तो योगी जी के फैन हैं और हम जो है अब की से वोट जो है सपा को देंगे। अच्छा, आप योगी जी के फैन और सपा को वोट देंगे। हालत खराब है इस टाइम, महंगाई इतनी है
कि आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। जब बाबा को वोट देंगे, जब मतलब विधानसभा होगी, विधानसभा में, हाँ योगी को तो और चुनेंगे। जब यार चलो बढ़िया है, योगी अलग को चुनेंगे, समीकरण। हाँ। तो दोस्तों जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमको अलग अलग रोमांचक समीकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये अंकल जी का एक समीकरण है कि जब ये सीएम चुनेंगे तो योगी को चुनेंगे, योगी को चुनेंगे हम, और जब यहाँ से सांसद चुना होगा तो समाजवादी वो पार्टी। समाजवादी से चुनेंगे। चलो बढ़िया है। अब और भी लोगों से बात करें, तो इस बार यहाँ से जो भी सांसद को आप चुनेंगे तो उससे आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? अपेक्षा जो है उनसे यही है, विकास के ऊपर और जो स्वास्थ्य के ऊपर और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। जो दिल्ली सरकार सुविधा दे रही है वो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। पढ़ाई बहुत महंगी है, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कारबान महंगाई बहुत है, आसमान छू रही है। दाना क्या भाव है? जो कांग्रेस के पीरियड में 22-23 रुपए किलो बिकती थी, अब क्या भाव है? 150 रुपए, 160 रुपए अरहर की। तो आदमी क्या दाल भी नहीं खा पाएगा। देखो एक तरफ से पिटते पिटते वक्त हो गया। अब चेंजिंग आएगी ना तो उसके अंदर ये मालूम पड़ेगा हम लोगों के लिए क्या है। अच्छा, अभी इसने तो हमें कुछ दिया नहीं। युवा सब अपने डिग्रियां लेकर रिस्क चला रहे हैं। किसी भी युवा को ना तो नौकरी मिली ना ही रोजगार मिल रहा है। सब कोई रिस्का चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है। तो 7 तारीख को यहाँ पे चुनाव की वोटिंग होनी है। तो वोटिंग तो सबका अधिकार है, जिस तरीके से हम हर योजना का लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे 7 तारीख को वोटिंग? ये कहेंगे कि खाना ना खाएं, नाश्ता ना करें, वोट डालें, वोट। अच्छा बताओ इस बार क्या माहौल है यहाँ पे? 400 पार की तैयारी, 400 पार की बिल्कुल तैयारी। तैयारी। तो बीजेपी आ जाएगी यहाँ पे? आगे आएगी, लाई आएगी जबरदस्ती। और क्या भाई साहब, लाई आएगी जबरदस्ती। कैसे? भाई यार सारे लोग बेरोजगार, युवा बेरोजगार है, कुछ है नहीं किसी के पास में, क्या करेगा आदमी बताओ भाई साहब। लेकिन सरकार तो कह रही है कि नौकरियां दे रही अरे है। बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार दिए तो देवी, तो मिले 15 लाख आए सबके खाते में। आए आपको? अब क्या है? क्या है पूछो। पासबुक दिखाऊंगा। वाह भाई वाह, कुछ है नहीं, आदमी परेशान है भाई साहब, इतनी बेरोजगारी है। और बताइए, बोलिए जो बोलना है। और हमारे इंडिया के राहुल गांधी जनता के साथ में लगाव लगते हैं। हर जात के यहाँ पर साथ खाना खाते हैं वो। यार लेकिन और- तो उन पे बहुत आरोप लगाता है। और विपक्ष तो क्या है, वो तो झूठे हैं। सरकार में भी काम हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, बट थोड़ा सा ये है कि मोहब्बत जो दोनों तरफ होनी चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझे, भेदभाव होता है वहाँ तकलीफ होता है। चाचा की बात से आप भी समझ गए होंगे और पार्टियों को भी समझना जरूरी है कि जब आप वोट मांग रहे हो तो वोट के साथ साथ उनकी उम्मीदों पे भी खरे उतरो। अगर युवा से वोट मांग रहे हो तो उसको रोजगार दो, और अगर आप लोगों से वोट मांग रहे हो तो भाईचारे का माहौल रखो। ये देश जो है अमन शांति में विश्वास करता है, ये मोहब्बत का देश है। मेरा भारत महान है, समझे, ये मोहब्बत का देश है। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा के इस एपिसोड में आपने फिरोजाबाद की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की राजनीति को समझा। यहाँ पर चुनाव में क्या माहौल रहा यह आपने जाना। इसके साथ ही यहाँ की जनता के मुद्दे आपने सुने। आप अपनी राय बना सकते हैं कि इस बार यहाँ की जनता किसे चुनेगी, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है। अगर आप भी फिरोजाबाद से हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस बार फिरोजाबाद में से कौन चुन के आएगा। क्या बीजेपी इस बार वापस सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव यहाँ पर जीत के आएंगे, या फिर इन दोनों के अलावा बसपा यहाँ पे सत्ता में वापसी करेगी। बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन चाणक्य में चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं मयूर भोसले, धन्यवाद।